हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आ चुकी है आपके इनकम टैक्स के ऊपर, और जिस चैप्टर का नाम रहेगा पीजीबीपी। सबसे पहले सभी से माफ़ी मांगूंगा यार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि भाई पीजीबीपी के ऊपर वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, और मैं ही था कि बस अपनी वीडियोस टाइमली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए सबसे पहले सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी। और अब हम 2 3 4 जितनी भी वीडियोस पीजीबीपी के ऊपर बनेंगी उसको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, और अपने पीजीबीपी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि पीजीबीपी का चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें वो प्रोविजंस डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए जैसे कोर्सेज के स्टूडेंट है, और आपके पास इनकम टैक्स है, तो ठीक है, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक ठाक, रेलेवेंट, इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और चीज़ें भी समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो प्रोविजंस मैं नहीं करवाऊंगा तो उनके बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं, नहीं। चीज़ें मैं सबके बारे में बताऊंगा, बेस में सबका दूंगा, लेकिन फोकस उसी को करूंगा जो आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है। ठीक, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि पीजीबीपी के अंदर हमें क्या करना है और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकम टैक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी वीडियोस में मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक कानून है जो 1961 में कहीं ना कहीं बना था। और वो बार बार यही बात कहता है कि अगर किसी पर्सन को कहीं से भी इनकम होती है, बहुत जगहों से इनकम हो सकती है। आप अपना ही एग्जांपल लो, आप कितनी जगहों से कमा सकते हो अगर कमाने पर आ जाओ। मतलब अगर आप सोचो कि भाई अब बस मुझे कमाना है कमाना है कमाना है, तो आप कितनी जगह, कितनी सोर्सेज से आप कमा सकते हो। आप सैलरी, मतलब जॉब करके कमा सकते हो। आप एक प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर उससे रेंटल इनकम कमा सकते हो। आपने कुछ एसेट्स इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको आप जब जैसे शेयर खरीदे उनको बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। या फिर आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी, उसको फिर कुछ समय तक होल्ड करके उसको बेचकर फिर आप कमा सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो बैंक में पैसे जम रख कर या एफडी करवा कर या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट पर आप ब्याज कमा सकते हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो बहुत सारी इनकम्स हैं यहाँ पे, आपके अलग अलग सोर्सेज हैं। आप चाहो तो कौन बनेगा करोड़पति जैसे गेम्स, ऐसे इवेंट्स में जाकर भी काफ़ी सारी इनकम्स को अर्न कर सकते हो। तो इनकम टैक्स कहता है आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कमाओ ना तो उसको हमें भी बता दो कि कितना कमाया है, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो। तो इंडिया की सरकार कहती है कि इस कानून के अकॉर्डिंग आपने जितना जितना कमाया वो हमें बता दो। और कैसे बताओ, तो हम आपको एक फॉर्मेट देते हैं, ऐसा इनकम टैक्स ने कहा। तो इनकम टैक्स ने कहा है कि भाई जो भी आपको इनकम होती है, आपको इन 5 इनकम हेड्स के अंदर उन्हें शो करना है। वो कौन कौन से हेड है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये जो आज का चैप्टर है पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आईओएस। ठीक है, ये इनके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। तो आपको कैलकुलेट, अगर मान लो आपने इन 5 जगह से इनकम कमाई है, या फिर आपने जो इनकम कमाई है वो इन 5 हेड्स के अंदर फॉल हो रही है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन अलग से, इसकी भी अलग से, और इसकी भी अलग से। ऐसे ही हो रहा था। इन सबको आप करेंगे टोटल, तो ये आपकी टोटल इनकम आएगी। लेकिन कैसी वाली टोटल इनकम? ग्रॉस, फाइनल नहीं है ये टोटल इनकम कौन सी है? ग्रॉस टोटल इनकम है, जो भी ये निकल कर आती है। ठीक है, इसके बाद इसमें से गवर्नमेंट कहती है या इनकम टैक्स कहता है कि आप इनमें से डिडक्शन लेस करो। यानी अगर आपने इतना सारा कमाया और इसमें से कई जगहों पे कहीं पे इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, ठीक है, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट? तो जो सरकार ने लिस्ट बना रखी है, भाई इन इन जगहों पे अगर आप पैसा खर्च करते हो या निवेश करते हो, तो आपको यहाँ पर उतना अमाउंट घटाने को मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। आपको पहले जो टोटल इनकम आ रही थी वो इतनी आ रही थी ग्रॉस टोटल, अब आपकी ये टोटल इनकम कम हो जाए और जो फाइनल आए इस पर आपको टैक्स देना पड़े, तो ये तो अच्छी बात है। पहले आपका क्या था, इस पर टैक्स देने का मन कर रहा था कि यार ये अमाउंट जो आई है टोटल, इस पर टैक्स जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से आपको गवर्नमेंट ने कुछ राहतें दी है, उन राहतों को घटाने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई है वो कहलाती है आपकी टोटल इनकम, और इस पर आपको करना होता है कैलकुलेट टैक्स। और टैक्स कैलकुलेट करके आप गवर्नमेंट को जमा कर देते हो। और कौन सी गवर्नमेंट को जमा करते हो? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इनकम टैक्स का हिस्सा चला जाता है। ठीक है,
टोटल इनकम भी कहते हैं इसको, टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं इसको, नेट इनकम भी कह सकते हो आप। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बता दिया है। तो भाई अभी तक हमने क्या क्या करना सीख लिया है अब तक की वीडियोस के अंदर। तो सैलरी की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं हमें पता है। अगर मान लो कोई पर्सन है सिर्फ सैलरी की से ही इनकम अर्न करता है, तो उसकी ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी टोटल, ये हमने सैलरीज की वीडियोस में सीखा था। फिर अगर किसी की मान लो रेंटल इनकम आ रही है, कोई प्रॉपर्टी उसके पास है कोई, तो उसने रेंट पे दिया हुआ है, तो वहाँ से जो इनकम वो अर्न करेगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो हमने यहाँ पे सीखा था। उसके बाद अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स हैं आपके पास और उनको आप बेचते हो, तो वहाँ पर आपको जो फ़ायदा होता है तो उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी हम ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुके हैं। 2 इनकम हेड्स के ऊपर वीडियो बनानी अभी बची हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको पीजीबीपी से होने वाली इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है वो बताऊंगा। और आगे चल के हम बात करेंगे फिर कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से होने वाली इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद हमें कुछ डिडक्शन भी सीखनी पड़ेंगी, और फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी एक हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा। और फिर टैक्स जमा कैसे किया जाता है, आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर फाइल करने का जो वीडियो है वो मैं कोशिश तो करूंगा यार बना दूं, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ेगी आपको। भाई टैक्स कैलकुलेट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है वो भी आपको आना चाहिए, उस आईटीआर को भरना आना चाहिए। उसके ऊपर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम्स आने वाले हैं, शायद दिसंबर या जैन में बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, तो उसको देखते हुए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। तो पीजीबीपी हमारा चैप्टर है, चलते हैं पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ पीजीबीपी, अभी तक मैंने इस पे भी इन सभी पे क्लिक किया है एक एक करके। आज मैं पीजीबीपी पे क्लिक करूंगा तो मैं पीजीबीपी वाले चैप्टर के अंदर चला जाऊंगा और जानूंगा कि कैसे पीजीबीपी से होने वाली इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स इट। तो पीजीबीपी का जो फुल फॉर्म था वो था भाई प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसे ही था। तो इसमें क्या था कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आप बैलेंस शीट बनाते होंगे, अपने प्रॉफिट लॉस बनाते होंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट तो आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है कि आपके बिजनेस की क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट लॉस की बात करें तो वो हमें हमारी परफॉर्मेंस बताता है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है, जो बताता है कि आपने कितना इनकम कमाया किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना। अगर हम मान लो हम टैक्स वाले हैं, ठीक है, अगर हम टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं तो हम किसको फ़ोन करेंगे, जो अकाउंट्स बनाते हैं। हम अकाउंट्स वाले बच्चों को फ़ोन करेंगे, अकाउंट्स वाले लोगों को फ़ोन करेंगे, भाई साहब इस कंपनी का P&L दे दो। मान लो उन अकाउंट्स वाले बच्चों ने हमें ये P&L बनाकर दे दिया अपने हिसाब से, अपने अकाउंटिंग प्रोविज़न के हिसाब से। लेकिन हम कौन है, हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाले लोग हैं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है इस P&L के अंदर कुछ इनकम्स हैं, और फिर यहाँ पे कुछ आपके खर्चे दिए हुए हैं, और उसके बाद ये नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है 1,14,700, ठीक है। वैसे तो यही आपकी पीजीबीपी इनकम है, यही वो इनकम है जो आपको अपने बिजनेस से हुई है। लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं यार, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा ना फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। हालांकि है तो ये पीजीबीपी इनकम, लेकिन ये इनकम टैक्स के हिसाब से पीजीबीपी इनकम अभी नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये पीजीबीपी इनकम है या नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो इसे हम कैसे पीजीबीपी इनकम बना सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा फोकस करके देखें, तो इनकम साइड में अगर आप देखें यहाँ पे सेल है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, मतलब कंपनी ने कोई शेयर खरीदे हुए थे तो वो कंपनी ने बेचे होंगे, 30,000 रुपये का वहाँ पे मुनाफा हुआ है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है कंपनी को 8,000 रुपये का, ठीक। तो अगर ध्यान से देखें तो ये प्रॉफिट हुआ है शेयर बेचने पर। तो भाई शेयर बेचने पर होने वाला प्रॉफिट तो कैपिटल गेन के अंदर हमने सीखा था। मतलब ये वाली इनकम एक अकाउंटेंट ने तो सही लिखी है, अपने अकाउंटेंट ने अपनी जो बुद्धि लगाई है बहुत बढ़िया लगाई है कि इधर इनकम लिख दो, इधर सारे खर्चे लिख दो, और बैलेंस विल बी नेट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। लेकिन इनकम टैक्स वाले को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई हमें वही इनकम लेनी है जो इनकम टैक्स हमें अलाउ करता है, ठीक है। अब देखो अलाउ करता है का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो इनकम है इसके लिए तो ऑलरेडी दूसरा हेड है ना, इनकम हेड कौन सा है इसके लिए, कैपिटल गेन। तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा लिए प्रॉफिट जो है ये गलत होगा। अकाउंटेंट के हिसाब से तो ये प्रॉफिट सही है, लेकिन इनकम टैक्स वाले अकाउंटेंट के हिसाब से ये प्रॉफिट गलत है।
क्योंकि इनकम टैक्स इस पे नहीं पे करना हमें। तो हमने क्या कहा कि इसकी जगह, इस वाले अमाउंट की जगह यहाँ पर नहीं है, इसकी जगह तो कैपिटल गेन हेड के अंदर है, हम इसे यहाँ से हटा देंगे और इसे कैपिटल गेन के अंदर भेज देंगे। दूसरा, सेम इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पर मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ये आपकी आईओएस इनकम होती है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारी प्योर एक इनकम बच गई, कौन सी? बिजनेस इनकम। ठीक है। सेम दूसरी तरफ खर्चों में देखें तो परचेज ठीक है, बिजनेस के खर्चे ही हैं। सैलरी भी ठीक है, यहाँ पे रेंट भी ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, देखो लाइफ इंश्योरेंस, ये जो ऑनर था उसका लाइफ इंश्योरेंस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस तो होता नहीं है, तो किसी पर्सन का ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सनल खर्चा है जो कि पी&एल खर्चों में नहीं दिखना चाहिए था, ये एक बिजनेस खर्चा नहीं है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। कहता है लेट फी ऑफ जीएसटी, आपने जीएसटी लेट मतलब आपके ऊपर लेट फी लगी है, पेनल्टी लगी है, आपने जीएसटी का जो रिटर्न है वो लेट फाइल किया होगा, जिसकी वजह से आपको पेनल्टी लग गई 1000 रुपये की। तो जब हम पीजीबीपी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से खर्चे इनकम टैक्स अलाउ करता है घटाने के लिए, कौन कौन से खर्चे इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता घटाने के लिए। सेम, कौन कौन सी इनकम टैक्स अलाउ करता है लेने के लिए, कौन कौन सी इनकम टैक्स जो है मना करता है लेने के लिए। ठीक है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को भी मना किया हुआ इनकम टैक्स ने कि ऐसी कोई लेट फी वगैरह, अगर आप कोई टैक्स वगैरह जमा कर रहे हैं और उस पर लेट फी आपको लग रही है तो वो भी एक बिजनेस खर्चा नहीं है, आप उसको भी यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक है। नीचे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 3200। देखो डेप्रिसिएशन निकालना आपको आराम से इजीली आता होगा। एक अकाउंटिंग जब हम पढ़ते थे, अकाउंटेंसी पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन निकालने के WDV/SLM मेथड सीखे थे, उस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना आता होगा। लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी है यहाँ पे कि भाई डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 2800, 2800 रुपये। मतलब एक अकाउंटेंट ने तो अपनी तरफ से डेप्रिसिएशन निकाला 3200, वो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो निकल कर आया 2800 रुपये। तो मतलब हमें यहाँ से 3200 हटाकर 2800 लेना है, समझ रहे? तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये चीजें जब मैं चेंज करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यार प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब क्या करें? तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि इस पी&एल को दोबारा बनाओ, उसमें सेल ले लो, परचेज ले लो, सैलरी ले लो, रेंट ले लो और डेप्रिसिएशन 2800 ले लो और फिर फाइनल कर दो। ये एक तरीका है, लेकिन इस तरीके से हमें काम नहीं करना। हमें क्या काम करना है? हमें इस प्रॉफिट को पकड़ना है 114700। अब हम क्या करेंगे? इसी के अंदर चेंजेस करेंगे। सोच के देखो थोड़ा सा कि भाई इमेजिन करना, अगर ये 3000 में यहाँ से इरेज कर दूं, कोई खर्चा मैं इरेज कर दूं तो इस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? समझना मेरी बात। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस खर्चे को जो ऑलरेडी लिख चुका है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अरे मैंने बताओ, ये प्रॉफिट जैसे ही खर्चा हटाऊंगा तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई खर्चा और लिखेंगे, मान लो आपने इनको जोड़ा, इनमें से खर्चे घटाकर ये आया, तो अगर आप और खर्चे यहाँ लिखना शुरू करोगे तो ये प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। ये बात समझना मेरी। तो अगर मैं कोई खर्चे यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मुझे 3000 रिमूव करना है तो मैं इसमें 3000, इस प्रॉफिट को 3000 से ऐड कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ये 1000 भी मुझे यहाँ से हटाना है तो ये प्रॉफिट पे डायरेक्टली 1000 का इफेक्ट पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा 1000 से। मुझे यहाँ से 3200 हटाना है तो इसमें मैं 3200 जोड़ दूंगा, लेकिन इस 3200 के बदले मुझे यहाँ 2800 लिखना है तो मैं यहाँ से 2800 माइनस कर दूंगा। अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। सेम मुझे ये इनकम हटानी है यहाँ से, तो जैसे ही मैं इनकम हटाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। और अगर मैं कोई इनकम एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई लिखनी थी और मैंने नहीं लिखी, मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोलता है कि आपने एक इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक इनकम थी जो नहीं लिखी है वो लिखनी है, तो मैं अगर उस इनकम को यहाँ लिखूंगा तो ये प्रॉफिट ऊपर बढ़ेगा। बात समझना। ठीक, तो ये चीजें करनी है आपको यहाँ पर, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए फॉर्मेट आप कैसे रेडी करेंगे। ठीक, तो मैं अभी आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी इसके ऊपर अभी हमें क्वेश्चंस भी करने हैं बाद में, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, पी&एल दिया रहेगा और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी और आपको बोलेगा भाई पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करो। मतलब आपको इस प्रॉफिट को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इसमें कुछ फिल्टर करने, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, और वैसे करके फिर आपका जो ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पीजीबीपी की इनकम में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर आप लिख देना पीजीबीपी का है फॉर्मेट है ये, यहाँ रुपीज़ पर्टिकुलर लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नेट प्रॉफिट। ठीक, अभी मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ बस
1,14,700, 1,14,700। तो पहले इनकम्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्मेट भी दूंगा मैं आपको इसका, अभी तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूँ। तो 30,000 जब यहाँ से हटेगा तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 30,000 रुपये यहाँ से मैंने माइनस कर देना है। ठीक, क्या लिखना है मैं अभी नहीं बता रहा, ये थोड़ा बात का पार्ट है, अभी बताऊंगा, इसका फॉर्मेट दूंगा तब बताऊंगा यहाँ पे लिखना क्या है। तो जैसे ये एफडी पर इंटरेस्ट ये भी यहाँ से हट जाएगा, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा 8,000 से। बात समझ रहे? नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर देना, फिर मैं देखूंगा कि किस इस तरीके से आया नहीं आया, जो भी है। लाइफ इंश्योरेंस का 3,000 का खर्चा, इसे मैं हटा दूँ यहाँ से तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सोच कर देखो, सोच कर, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये लो, मैंने इस प्रॉफिट पे 3,000 जोड़ दिए। फिर लेट फी 1,000 रुपये की थी, जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो ये इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो मैंने इस पे, इस प्रॉफिट में ही, ये जो नेट प्रॉफिट ऊपर पकड़ा हुआ है, 1,000 रुपये और ऐड कर दिए। लिखना क्या है मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन 3,200 हटेगा, बदले में 2,800 आएगा। तो दो तरीके की सोच है यहाँ पे, दो तरीके के स्टूडेंट काम करेंगे। एक करेगा कि पहले 3,200 हटाएगा फिर 2,800 लेगा, और एक ऐसा भी कर सकता है कि जब 3,200 हटाना है और 2,800 लेना है तो सीधा 400 ही ना हटा दो। ये भी तरीका सही है कि डायरेक्टली 400 रुपये माइनस ही कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3,200 आ गया है, आना चाहिए था 2,800, तो 400 ज़्यादा आ रखा है। जब 400 यहाँ से रिमूव करूंगा तो इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे बढ़ जाएगा। तो 400 रुपये से प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। पहले मैंने 3,200 हटाया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अब मैं 3,200 जब वहाँ लिखूंगा तो प्रॉफिट 2,800 रुपये से कम हो जाएगा। बात समझना, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। आप इस 3,200 को यहाँ से रेज करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब इस 2,800 को यहाँ लिखोगे तो फिर ये प्रॉफिट 2,800 से घट जाएगा। तो ऐसे करने के बाद जो आपके पास फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट आएगा वो आपकी पीजीबीपी इनकम कहलाएगी, और इसी अमाउंट को आप लिख दोगे कहाँ पर, यहाँ पर। कितना इजी था। ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ कितना आ रहा है। 1,14,700 और माइनस 30,000 और माइनस 8,000 एंड प्लस 3,000 प्लस 1,000 और 3,200 और प्लस कर दो, इसमें माइनस कर देते हैं 2,800। तो ये हो गया आपका 81100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं यार, अगर आपको कोई मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है, अगर आपको लगता है, क्योंकि यार ये जो पिछली वीडियोस बनी थी वो 1920 पर बेस्ड थी, असेसमेंट ईयर 1920 पर बेस्ड थी, और हमारा अभी जो चल रहा है सिलेबस में शायद 2021 चल रहा है, तो ज़्यादा फ़र्क तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लिमिट्स है। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी लिमिट्स आप पढ़ रहे हो, कहीं पे भी मैं लिमिट बता दूं कि 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, तो आप एक बार अपने सिलेबस से उसको टैली जरूर कर लेना कि ये लिमिट चेंज तो नहीं हो गई है। ठीक, फिर भी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक लगा दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन और मैं नंबर भी वहीं दे दूंगा, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर जो है जिससे आप बात कर लेना आराम से वहाँ पे कि भाई क्लासेस के लिए क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप इजीली वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। दिसंबर में एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि पीजीबीपी, ठीक है, ये तो आसान सा लग रहा है कि भाई जो जो इनकम्स हमें नहीं चाहिए, जो इसमें आनी नहीं चाहिए वो यहाँ से हटानी है, जो जो खर्चे नहीं होने चाहिए वो हटाने हैं, और जो होने चाहिए वो लगाने, दैट्स इट। और कुल मिला के इसको फिल्टर करना है, ये तो हो जाएगा। एग्जाम में क्या आएगा, तो एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन यही वाला आएगा कि पीएनडल दे देगा आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से बनेगा, देखना वो इंपॉर्टेंट है। कहता है ये जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से जो निकाला है 2,800, ये क्या नई चीज़ है भाई। अभी तक तो हमने अपना हिसाब अकाउंटिंग के अंदर देखा था, WDV/SLM मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते थे, लेकिन ये कौन सा नया तरीका डेप्रिसिएशन का आ गया कि जिससे 2,800 वैल्यू आ रही है। ये वाले पर, इस पर बेस्ड आता है एक क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूँ कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो एक दो क्वेश्चन हम जब इस पे कर लेंगे उसके बाद हम इन बड़े वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ज़्यादा एडजस्टमेंट लेकर आऊँगा। अभी तो मैंने एक ही एडजस्टमेंट दी है, जब फिर मैं उसके बाद थोड़ी और एडजस्टमेंट लेकर आऊँगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं और कौन कौन से खर्चे डिसअलाउ होते हैं। ठीक है, सेम इनकम के लिए भी ये है कि भाई कौन कौन से इनकम्स अलाउ होती हैं, कौन कौन सी इनकम्स डिसअलाउ होती हैं। मतलब इनकम टैक्स किन इनकम्स को लेने के लिए बोलता है, किन इनकम्स को लेने के लिए मना कर देता है। सेम खर्चों, किन किन खर्चों के लिए इनकम टैक्स कहता है हाँ इसको ले लो अपने पीएनडल में,
और किन खर्चों को आपको मना करता है कि इसको मत लो अपने पीएनएल में, वो लिस्ट हम वहाँ पे कहीं ना कहीं कवर करेंगे। जैसे ही वो सीख लेंगे तो बस से ही नहीं इसके अंदर कुछ। ठीक, इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस भी हम अलग से सीखेंगे जो बीकॉम ऑनर्स वगैरह, ऑनर्स में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बीकॉम पास में तो ना के बराबर पूछता ही नहीं है बल्कि। ठीक है, तो चलते हैं अपने ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन की जो हमारी कैलकुलेशन है इनकम टैक्स के हिसाब से, उससे पहले हमें थोड़ा ये जान लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको एक बहुत इजी से एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें आप अपने सारे खर्चे इस तरफ और सारे इनकम्स आप इस तरफ लिखते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ आपकी कंपनी की एक और रिपोर्ट है जिसका नाम बैलेंस शीट होता है, जो अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को यहाँ बुक करती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी साल, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर हम ले सकते हैं इसको, और यहाँ पर इस साल के जो ऑपरेशन हुए हैं, जो भी एक साल का ऑपरेशन हुआ है, इसमें आपने सिर्फ अपने यहाँ एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, सिर्फ एक एम्प्लॉय, और उसकी साल की सैलरी 1 लाख रुपए है। तो ऐसे में आपने पूरे साल भर में उसको कितने पैसे दे दिए होंगे, या फिर मैं कहूँ कि कितनी सैलरी का खर्चा आपकी कंपनी में इनकर्ड हो गया होगा, तो 12 लाख रुपए। तो आप उसे खर्चों में दिखा देते हो 12 लाख रुपए, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी साल आपने क्या करा था, स्टार्टिंग में ही एक फर्नीचर खरीदा था 5 लाख रुपए का। फर्नीचर बोले या फिर हम बोले मशीन खरीदी थी बिजनेस में ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो मशीन खरीदी, मान लो 5 लाख रुपए की आपने एक मशीन खरीदी, तो क्या इसको भी हमें यहाँ खर्चों में डालना चाहिए? तो जवाब है नहीं। क्यों, इसको क्यों नहीं डालना चाहिए? यहाँ भी तो आपने 12 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दिए हैं एक पर्सन को कंपनी के ऑपरेशन के लिए। यहाँ भी आप 5 लाख रुपए दे रहे हो, बल्कि 5 लाख तो 12 लाख से कम है, और कंपनी के ऑपरेशन के लिए खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे खर्चे में क्यों नहीं डालें इसे? वाई? क्योंकि भाई ये वाला जो खर्चा जो आपने किया है तो ये भी एक्सपेंडिचर, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है ये अगले कई सालों के लिए क्या होगा। मशीन 1 साल के लिए तो ली नहीं होगी आपने, तो ये जब आपने अगले 2-3 सालों तक, जो भी कंपनी की एस्टिमेशन है कि भाई इस मशीन से हम अगले 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे इस मशीन को, मान लो कंपनी कहती है कि भाई ये 5 ईयर्स तक आराम से हमारे को आउटपुट दे देगी बढ़िया तरीके से, तो हम इसे 5 साल यूज करेंगे। हमने 5 साल के लिए 5 लाख रुपए खर्च करा है, तो हम इसको यहाँ 5 लाख रुपए पूरा नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको एसेट में बुक कर देंगे मशीन के नाम से, कितने की? 5 लाख रुपए की। और जैसे 1 साल एंड होगा, तो हमने कितने रुपए की मशीन को कंज्यूम कर लिया होगा? सोचो, 5 लाख रुपए का जो आपने खर्चा किया है वो अगले 5 सालों के लिए किया हुआ है। ठीक, आपने ईयर के स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करे, एक मशीन बाय की, और वो मशीन अगले 5 सालों तक के लिए काम करेगी आपके बिजनेस में। तो हर साल कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की मशीन इस्तेमाल हो रही है। हालांकि ये प्रैक्टिकली ऐसा होता तो नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 1 लाख रुपए की ही मशीन इस्तेमाल हुई, लेकिन और कोई हमारे पर रास्ता नहीं है। तो हमें इसे इक्वलाइज करना पड़ रहा है ये बोलकर ईयर बेसिस पे कि भाई 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए की मशीन लिए, तो मतलब 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की मशीन हमारी पड़ रही है। तो बस हम क्या करेंगे, इस कंजम्पशन को, जो हमने 1 साल का ये जो कंजम्पशन किया हुआ है, इसको हम P&L में बुक कर देंगे और उसका नाम रखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक, कितने का? 1 लाख रुपए का। और यहाँ आपकी मशीन कट के कितनी हो जाएगी साल के एंड में? 4 लाख रुपए की। तो ये सिलसिला हर साल चलता रहेगा। आप क्या कर रहे हो, 5 लाख का जो खर्चा है कर तो P&L में बुक रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, 1-1 लाख रुपए करके, यानी 5 साल में आपकी ये जो 5 लाख का जो ये एक्सपेंडिचर आपने किया है, 5 साल में जाके आप इसको क्या कर पाओगे, एज ए एक्सपेंस क्या है, बुक कर पाओगे। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ जो 12 लाख था ये आपने एक ही बार में बुक कर दिया, तो फर्क था। ये जो 12 लाख का खर्चा था ये उसी पर्टिकुलर ईयर के लिए था, उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए था। और लेकिन ये जो 5 लाख रुपए हैं ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, क्योंकि ये कई सारे फाइनेंशियल ईयर के लिए हैं। तो आपको उसी रेस्पेक्टिव में, उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेना पड़ रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये कंपनी जो ऐसा कर रही है 5 साल तक जो चला रही है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 साल में 1 लाख रुपए का कंजम्पशन हम कर रहे हैं 5 लाख में से, तो आप आराम से यहाँ पे पता कर सकते हो कितना आएगा ये 5 to 20%, शायद मेरे ख्याल से 20%। मतलब 20% का मतलब क्या है? ये 20% का मतलब है कि आपकी जो मशीन है वो हर साल 20% की कंजम्पशन कर रही है। मतलब हम जो है मशीन को 20% से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने साल, देखो टोटल 100% होती है, तो 20 के यहाँ पे 5 पीस बन जाएंगे। बात समझना मेरी? तो यानी हम 5 साल तक इस मशीन को P&L में बुक करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, अच्छा, अगर किसी एसेट का, किसी भी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन रेट 100% है, तो इसका मतलब आप क्या समझ पाते हैं? इसका मतलब है कि आपने वो जो खर्चा किया है आप उसको पूरा P&L में बुक कर सकते हो।
यही तो मतलब है इसका। किसी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट 50% है, इससे आप क्या समझते हो कि उस फिक्स एसेट को आप 2 सालों तक कंज्यूम करोगे, यानी 2 साल में आप उसे पीएनएल में बुक करोगे, 2 साल तक। पहले साल में आधा, फिर अगले साल में आधा, ऐसे करके चल रहा है ये। ठीक, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो रेट है, कंपनी तो अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है कि भाई हम 5 साल तक चलाएंगे, तो वो 20% से बुक कर रही है और अपना यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट निकाल दे रही है। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि भाई क्योंकि यही आपकी पीजीबीपी इनकम है, तो डेप्रिसिएशन हमारी तरीके से निकालो, हमारे रेट से निकालो। और हमारे रेट कौन से हैं, तो हमारे रेट ये रहे, ये इनकम टैक्स ने रेट लिखे हुए हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, पहले पार्ट ए में लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स के लिए, सारे रेट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और नीचे चलें तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कुछ रेट्स हैं। इंटेंजिबल, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए आपको 25% का यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। तो सर क्या इतने सारे रेट हमें याद करने हैं? बिल्कुल नहीं याद करने। इनमें से जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनको मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूंगा। लेकिन इनका इस्तेमाल क्या करना है वो देख लेते हैं, और ये कैसे क्या क्या इनमें रेट्स हैं वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके पास कोई बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग यहाँ पे 3 फॉर्म बिल्डिंग की दी हुई है, तो वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, समझना, या फिर कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है। अभी रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो मैंने मान लो यहाँ पे जो बिजनेस कर रहा हूँ, वो एक बिल्डिंग मेरे पास है, और वो बिल्डिंग जो है वो कमर्शियल बिजनेस के, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, कमर्शियल नहीं है, वो क्या है, रेजिडेंशियल प्लेस में मैंने एक ज़मीन ली हुई है, या फिर हम कहीं एक बिल्डिंग ली हुई है, और उसको मैं उसमें अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अगर आप ऐसा कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसका जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 5%, मतलब समझ रहे हैं, इस 5% का, यानी कितने सालों तक आपको थोड़ा थोड़ा कर करके ये डिप्रिसिएशन लगाने को कह रहा है। और अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि डिप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतना ही हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा, और जितना नेट प्रॉफिट कम होगा पीजीबीपी इनकम उतनी कम बनेगी, पीजीबीपी इनकम जितनी कम होगी टैक्स उतना कम जाएगा। ये मेरी बात समझना, अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश रहती है कि नेट प्रॉफिट कम से कम दिखे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ 5% का ही डिप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है। तो ये एक थोड़ी सी मायूसी वाली बात है कि 5% करके हमें क्या है, अपने पीएनएल में उस खर्चे को बुक करना पड़ेगा। मान लो 20 लाख रुपए की आपने कोई बिल्डिंग ली है और वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आपको 5% करके ही अपने पीएनएल में उसको चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 10% आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो बिजनेस है, मान लो ये आपका इस बिल्डिंग में आप अपना काम करते हैं, और बगल में आपने अभी यहाँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस बिल्डिंग पर, तो साइड में आपने एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे यहाँ पे जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए ही आपने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है, ताकि वो लोग जब अपना काम करें तो फिर यहीं रह लें, स्टे कर लें यहाँ पे। तो अगर आपने पहले इन चीज़ों पे खर्चा किया है कुछ भी, तो आप इसका भी डिप्रिसिएशन, क्योंकि है तो ये भी खर्चा कंपनी का, ठीक है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी आपने ये छोटे छोटे खर्चे किए हैं, मान लो ये पूरा बनने में लग गया आपका 2 लाख रुपए लग गया, तो क्या आप इसको पीएनएल में कितना कितना करके डालोगे? तो बोलता है 100%। इसका जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 100% है। तो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन जैसी बिल्डिंगों पे अगर आपने कोई खर्चा किया है, तो आप पूरा का पूरा पीएनएल में आप ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे पूरा दिखाकर, और अपना पीजीबीपी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बोलता है फर्नीचर फिटिंग्स अगर आपके बिजनेस के अंदर हैं, तो उसमें जो है आपका डिप्रिसिएशन रेट 10% रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हुई है, तो कहता है अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो 15%। कहता है मोटर कार है लेकिन वो नॉट यूज फॉर हायरिंग पर्पस, मतलब आपके बिजनेस, आपका जो बिजनेस चल रहा है वहाँ पे आपने एक बिजनेस पर्पस के लिए कार, आपके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो उन पर भी आपने खर्च किया होगा, लेकिन उसका जो पीएनएल पे आपको अमाउंट लेना है, चार्ज करना है, वो 15% के रेट से करना है। मोटर बस, मोटर टैक्सीज यूज फॉर हायरिंग पर्पज, अगर आपके पास जो वो मोटर कार वगैरह या मोटर टैक्सीज हैं वो हायरिंग पर्पज के लिए है, तो आपको 30% का रेट यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए ओला उबर, मतलब आप अपनी जो गाड़ी है वो किराए पर देते हैं या फिर ऐसे टूरिज्म पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको 30% का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज दिया जा रहा है। बोलता है एनर्जी सेविंग डिवाइसेज अगर आपके पास हैं, तो ऐसे डिवाइसेस पर आपको 80%, वाओ, देख रहे हो कितना बढ़िया है। मतलब गवर्नमेंट चाह क्या रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि रेट उसी पे ज़्यादा दे रही है जिसको गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसे डिवाइस खरीदो जो एनर्जी सेविंग डिवाइस है, तो हम उस पर 80% का डिप्रिसिएशन रेट आपको देते हैं,
समझ रहे हैं। और कहता है कि एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जैसी चीज़ें अगर आप खरीदते हैं जिनसे एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें अगर कंट्रोल की जाती हैं उन इक्विपमेंट से होती हैं, तो उस पर आपको 100% का जो है क्या दे रहा है, डेप्रिसिएशन रेट दे रहा है। ऐसी सेम एनुअल पब्लिकेशंस अगर आपके पास आती हैं, आप खरीदते हैं, साल की जो पब्लिकेशंस आती हैं आप उनको बाय करते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ उन्हें पढ़ पाएँ, उनसे आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ से चीज़ें जो है ले पाएँ। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके पास हैं, ऐसे पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें भी 100% की डेप्रिसिएशन रेट गवर्नमेंट ने दी हुई है। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स से बार बार रहेगा, ठीक। उसके अलावा एनुअल पब्लिकेशन के अलावा कोई और बुक्स अगर आपके बिजनेस में आप बाय करके रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए, किसी के लिए भी, तो ऐसी बुक्स पे 60%, कंप्यूटर वगैरह इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर अगर आपके हैं, लैपटॉप वगैरह, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें बाय कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उस पर 60% का रेट है। आपकी बिजनेस जो है उसमें शिप आप खरीद रहे हैं, मान लो आपका काम ही ऐसा है, फिशिंग का काम है, कुछ काम है, तो आपने एक नया शिप लिया इस बार, या वेसल, कोई भी ऐसी चीज़ें ली हैं, तो उस पर 20% का आप डेप्रिसिएशन रेट ले सकते हैं। एरोप्लेन, एरो इंजन जैसी या प्लेन इंजन जैसी कोई चीज़ अगर आप लेते हैं तो उस पर 40% का रेट यहाँ पे दे रखा है। किसी भी तरीके के इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास हैं, आपने कोई कॉपीराइट बाय किया है या कोई पेटेंट बाय किया है या कोई ट्रेडमार्क आपके पास है, तो उस पर आप 25% का डेप्रिसिएशन रेट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन के रेट्स अभी हमने देखे, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसको अब हम देख लेते हैं।